Basically, today's my lecture is focused on only written statement, a set of or counterclaim. So, what we will discuss? What is written statement? What are the how many types of denial is there, and what is set off and what is counterclaim? So, first of all, we deal with the हम discuss करेंगे order 8 rule 1. Order 8 rule 1 आपका क्या बोलता है उसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे. देखिए, order 8 rule 1 of a code of a civil procedure सिंपल इतनी सी बात बोलता है कि डिफेंडेंट को the defendant shall at before the first hearing or within such time at the court may permit present a written statement of his defense. कि जब कोर्ट ने जो है उसको समन किया डिफेंडेंट को और उसको बोला कि आज तुम्हारी फर्स्ट हियरिंग होगी, जब कभी भी जो कोर्ट ने डेट दी तो वो उस टाइम तक जो है अपनी रिटन स्टेटमेंट को जो है सबमिट करेगा. सिंपल इतना सा फर्स्ट आपका रूल 1 बोलता है. उसके बाद बात आती है कि save as otherwise provided in a rule 8 where the defendant relies on any document in support of his defense or a claim for a set-off or a counterclaim, he shall enter such document in a list and shall. देखिए, जब कभी भी रिटन, देखिए मैंने क्या बोला आपको, रिटन स्टेटमेंट क्या होती है. रिटन स्टेटमेंट आपका नथिंग बट ये एक रिप्लाई होता है कि जो प्लेंटिफ ने रिलीफ क्लेम किया हुआ है वो उसको क्यों ना दें. सिंपल. अब आप अपने क्लेम को, अब आप अपने पॉइंट्स को, आप अपने डिफेंस को प्रूव करने के लिए क्या करोगे, या तो ओरल आप एविडेंस दोगे या तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोगे. तो ठीक है, अभी हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहे हैं कि अगर आप डॉक्यूमेंट कुछ देना चाहते हो तो वो आपको उस रिटन स्टेटमेंट के साथ अटैच करने होंगे. ठीक है, बट कुछ देखिए कंडीशनें आती हैं. जैसे if a written statement is presented, annex the list to the written statement provided that the defendant in his written statement claims a set off or makes a counterclaim based on a document in his possession or power, he shall produce in a court at the time of the presentation of the written statement and shall at the same time deliver the document or copy thereof to be filed within the written statement. देखिए क्या बोल रहा है कि आपने, देखिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आपके पास जिसके ऊपर आपने या तो डिफेंस क्लेम किया, या आप सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो, या आप काउंटर क्लेम कर रहे हो. ठीक है, तो अभी हम सेटअप और काउंटर क्लेम को डिस्कस नहीं करेंगे. अभी हम बाद में जब रिटर्न स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम जो है सेटअप और काउंटर क्लेम कंप्लीट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. जस्ट आप इतना सा रिमाइंड रखो कि सेट ऑफ आपका सेट ऑफ और रिटन स्टेटमेंट तक ही अपने आप को कन्फाइन रखो. सेटअप और काउंटर क्लेम जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे. बट मान लीजिए अगर आप सेट ऑफ और काउंटर क्लेम कर रहे हो या रिटन स्टेटमेंट फाइल कर रहे हो तो आप कब जो हो डॉक्यूमेंट को जो हो फाइल करोगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. तो ये सिंपल इतनी सी बात बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट आपको तब ही देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, जब आप रिटन स्टेटमेंट अपनी प्रोड्यूस कर रहे हो. ठीक है, या आपने जब आपने काउंटर क्लेम किया या आपने सेट ऑफ क्लेम किया. अब देखिए, ये तो बात होगी, ये बोल रहा है कि जब आपकी पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट जो है, ये तब की कंडीशन बता रहा है कि जब आपकी पोजेशन में है वो डॉक्यूमेंट तब आप जो हो उसको क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, कोर्ट में दे रहे हो. इफ अ रिटन स्टेटमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड, present the list to the court at the first hearing of the suit. अब मान लीजिए सपोज for any other for any circumstance you are not able, मतलब आपने रिटन स्टेटमेंट नहीं दी, you are not able to file a written statement, even though आप तब भी क्या कर सकते हो, जो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट हो है वो आप कोर्ट में दे सकते हो. ठीक है, नाउ वेयर एनी सच डॉक्यूमेंट इज नॉट इन द पोजेशन. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो, आपका डिफेंस है, आप काउंटर क्लेम कर रहे हो या जो भी है व्हाटएवर, तो उसमें क्या होगा, उसको आप कब दे सकते हो. ही शैल वेयरएवर पॉसिबल स्टेट इन हुज पोजेशन और पावर इट इज. तो उसको जो है कोर्ट में बताना पड़ेगा कि जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई कर रहे हो आप वो आपकी पोजेशन में नहीं है बट वो उस पर्सन के पास है, बताना पड़ेगा. देखिए सो मेनी टाइम जो है
आपके पास कई केसेस ऐसे आते हैं जिनमें आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पार्टीज बनाते हो, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, या तो आप आरटीआई के थ्रू क्लेम करो, ठीक है। अगर आरटीआई के थ्रू आपने क्लेम नहीं किया है तो आप यहाँ पे भी बोल सकते हो, कोर्ट में स्टेट कर सकते हो कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो इन द पोजेशन ऑफ किसके है, कोर्ट के है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, वहां पर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, या देखिए समन कर सकता है विटनेस को, जब आप लिस्ट ऑफ द विटनेस फाइल करोगे, क्योंकि आप जो है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो कि गवर्नमेंट पोजेशन में, गवर्नमेंट ऑफिस के पोजेशन में है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, उस ऑफिस के जो भी इंचार्ज होगा उसको एज ए विटनेस कॉल कर सकते हो और कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। यही वो बात बोल रहा है सिंपल यहाँ पे कि where any such document is not in the possession or a power of the defendant, ठीक है, मतलब आपकी पोजेशन में नहीं है, यू आर द डिफेंडेंट, आपकी पोजेशन में नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हो, जब कभी भी wherever possible state in whose possession की किसकी पावर में है। इफ नो सच लिस्ट और नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपने ऐसी लिस्ट नहीं दी और प्रेजेंटेड, द डिफेंडेंट शैल बी अलाउड सच फर्दर पीरियड फॉर द पर्पस एट द कोर्ट में थिंग्स फिट। अब मान लीजिए आपने रिटन स्टेटमेंट के साथ वो लिस्ट नहीं दी, तो कोर्ट, ये देखिए दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, कोर्ट चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है। किस बात के लिए अलाउ करेगा, कोर्ट का आपको अलाउ कर सकता है कि आप जो हो बाद में भी जो है वो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फाइल कर सकते हो। A document which ought to be entered in the list referred to in sub rule 2 and which is not so entered shall not without the leave of the court be received in evidence on behalf of the defendant at the hearing of the suit। अब देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, अ डॉक्यूमेंट विच आउट टू बी एंटर्ड इन द लिस्ट, जो कि लिस्ट में एंटर करना चाहिए था, एंड विच इज नॉट सो एंटर, और आपने वो एंटर नहीं किया, ठीक है। शैल नॉट, तो वो जो डॉक्यूमेंट आप बोलोगे कि मैं बाद में प्रेजेंट करूंगा, वो डायरेक्टली एडमिसिबल, तो डायरेक्टली जो है प्रेजेंट नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट उसको अलो ना करे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए यही क्वेश्चन आपका ऑर्डर 7 रूल 14 में भी बनता है, और यही क्वेश्चन आपका ऑर्डर 5 में भी बनता है कि जब प्लेंटिफ ने किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाई किया और उसने वो बताया नहीं कि ना, उसने वो पहले प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है, इन एनी सर्कमस्टांस, ना ही उसको लिस्ट किया, तो आपका वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है वो एडमिसिबल, मतलब आप फाइल नहीं कर सकते हो कोर्ट में। Nothing in sub rule 5 shall apply to the document produced for the cross examination of a plaintiff's witness or in answer to any case set up by the plaintiff subsequent to the filing of the plaint or handed over to a witness merely to refresh his memory। देखिए सिंपल यहाँ पे वही ऑर्डर 17 रूल 14 सब क्लॉज 5 की बात यहाँ पे बोल रहा है, और वही बात यहाँ पे ऑर्डर 8 रूल 1 सब रूल 6 की बात हो रही है कि ये जो रूल हैं आपके, जो भी अभी हमने डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो रूल डिस्कस किए, ये रूल आपके जब आप क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो किसी विटनेस को और उसको रिफ्रेश, उसकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए आप जो है वो डॉक्यूमेंट जो है क्या कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट जो हो आप सिर्फ उसकी रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए आप कोई उसको शो कर रहे हो, तो आप ये उस पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते हो कि आपको जो है वो डॉक्यूमेंट जो है पहले सबमिट करना चाहिए, ठीक है। या जो भी रूल है ना, जो हमने डिस्कस किया कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट जो है आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अगर आपने जो है उसको लिस्ट नहीं किया है, या आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है जब आपने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल के उसके साथ एनेक्स करने चाहिए, ये कोई भी रूल जो है कब नहीं लागू होते हैं, जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोई विटनेस आई है, आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहे हो, तो जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो है उसको रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए शो कर सकते हो। सिंपल क्या बोल रहा है कि nothing in sub rule 5 shall apply to the document produced before the cross examination of the plaintiff's witness or in answer to any case set up by the plaintiff subsequent to the filing of the plaint or handed over to a witness merely to refresh his memory, ठीक है। Now where a court grants a leave under sub rule 5, it shall record its reason for so doing and no such leave shall be granted unless a good cause is shown to the satisfaction of the court for the non-entry of the document in the list referred to in sub rule 2। यहाँ पे ये बात हो रही है, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है, सब रूल 2 सब रूल 5 दोनों मिक्स हो गए। देखिए सब रूल 2 क्या बोलता है कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो जैसे ही आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की उसके साथ आने चाहिए, उसके साथ आपको फाइल करनी चाहिए, है ना।
सब रूल 5 बोलता है कि जब तक कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया तब तक आप जो है आप उसको फाइल नहीं कर सकते हो कोर्ट में, ठीक है। तो और सब रूल 7 क्या बोलता है? सब रूल 7 ये बोलता है कि कोर्ट ने अगर अलाउ किया, सब रूल 5 में कोर्ट ने अगर अलाउ किया कि ये डॉक्यूमेंट इसमें एनेक्स होना चाहिए, तो कोर्ट को वहां पे रीजन देना पड़ेगा। भाई, इफ यू अलाउइंग दिस डॉक्यूमेंट, if you allowing this document to be attached in the case file, then what is the reason? What is the reason of your finding? Why you allowing this document to attach with the file? Because it become the part of evidence for to prove the case. Simple. मतलब कि अगर आप इस डॉक्यूमेंट को कोड फाइल में लगाने की मतलब अनुमति दे रहे हो, तो क्या कारण है आपका इस फाइंडिंग का, ये कोर्ट को लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट कि जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हो तो आपको डॉक्यूमेंट किस तरह फाइल करने पड़ेंगे, कब फाइल करने पड़ेंगे, अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बाद में आपके पोजीशन में आता है तो क्या करना पड़ेगा, अगर कोर्ट आपको अलाउ कर रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है कैसे फाइल किए जाते हैं, सॉरी डॉक्यूमेंट जो है जो कि आपने पहले लिस्ट नहीं किया था पर आपको बाद में अलाउ कर दी, बाद में अलाउ किया गया, तो फिर आप उसको कैसे फाइल करोगे। नाउ रूल टू आपका बात करता है सूट ऑन अ लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लीजिए कि कोई आपका इंस्ट्रूमेंट जो है, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है आपका लॉस्ट हो गया, द डिफेंडेंट मस्ट रेज्ड बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर व्हिच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल और दैट transaction is either void or avoidable in the point of a law, and all such good ground of a defense as, if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issue of effect not arising out of the plaint. Just a second. अभी यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात हो रही है कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो लॉस है पर उसके ऊपर केस हुआ है, तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। आपको वहां पे पूरे आपके जो डिफेंस है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, ये सूट जो है बार्ड बाय लिमिटेशन है, यहाँ पे जो आपके रिलीफ है, जो आपकी फी है, पेमेंट है, वो आपकी अंडर वैल्यूड है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वट एवर द इलीगलिटी, यहाँ पे फ्रॉड है, वो सारी चीजें आपको क्या है वो मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये आपको जो ये बोलते हैं जब आप ड्राफ्ट करोगे तो देयर इज अ रिटन स्टेटमेंट, आपको प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन जब लेते हो तो ये ऐसे इस जो लॉस्ट जो डॉक्यूमेंट है उसमें ये आपको लेने पड़ेंगे। नौ रूल 3 आपका बात करता है डिनाइल टू बी स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिकली डिनाइल होना चाहिए। जैसे कि इट शैल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू बी डिनाइड जनरली। मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट है कि जिसको आप जनरली डिनाई कर रहे हो कि हाँ देयर इज अ, मान लीजिए कि कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि बी ऑल आर अ को-शेयरर, ठीक है, बी ऑल आर अ को-शेयरर। आप इसको सिंपली डिनाई नहीं कर सकते, सिंपली नहीं डिनाई करोगे वी आर नॉट अ को-शेयरर लाइक दिस, आई डिनाइड टोटो लाइक दिस। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि अगर आप उसमें को-शेयरर नहीं हो तो व्हाट इज द रीजन। स्पेसिफिक ऐसे डिनाई नहीं करना है, सिंपल सा सीधा कि यस वी आर नॉट को-शेयरर। उसके बाद आपका ऑर्डर 8 रूल 4। ऑर्डर 8 रूल 4 बोलता है आपका इवेसिव डिनाई कि wherever a defendant जो है denies an allegation of a fact in the plaint, he must do not evasively, just a minute, evasive denial के बारे में हम बात कर रहे हैं। Where a defendant denies an allegation of a fact in the plaint,
he must not do so evasively but answer the point of a substance. Thus if it is alleged that, देखिए just take this example. If it is alleged that he received a certain sum of money, ठीक है, thus if it is alleged, अगर मान लीजिए कि if it is alleged कि ये बोला गया कि he received a certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount. ठीक है, ये सिर्फ ये बोलना सफिशिएंट नहीं होगा कि मैंने जो है ये पैसा नहीं लिया, but he must deny that he received that sum or any part thereof, all the else set out how much he received. ठीक है, and if an allegation is made with the diverse circumstance, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. आपको जो है ना वो पूरी बात बतानी होगी कि अगर what he must deny that he received that sum or any part thereof, कि अगर कुछ उसने लिया भी था तो पूरी स्टोरी बतानी पड़ेगी कि हाँ इतना लिया था और वो वापिस कर दिया है, या मैंने नहीं लिया, आज तक मेरा ऐसा कोई बिजनेस नहीं रहा इसके साथ। ये सारी बातें जो है आपको इवेसिव डिनाइल में करनी पड़ती है। ये नहीं कि जस्ट सिंपल डिनाई कर दिया और आपका रिटन स्टेटमेंट तैयार हो गया। आफ्टर दैट रूल 5 ये स्पेसिफिक डिनाइल के बारे में बात करता है कि एक एक चीज को स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ता है। देखिए इसमें जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि दिस समबडी, मतलब प्लेट किसी ने प्लेट में कोई खसरा नंबर मेंशन किया जैसे 40 कि या बहुत सारे खसरा नंबर मेंशन किए हैं जैसे 1 to लेके 100 तक, तो और वो बोल रहा है कि मेरा इन सारे खसरा नंबर में पोजेशन है। ठीक है, तो आप उसका डिनाइल कैसे करोगे? उसके डिनाइल के लिए आपको पर्टिकुलर हर एक खसरा नंबर पे बताना पड़ेगा कि इसमें जो है मेरा पोजेशन है और मैं कब से इसमें पोजेशन में हूँ। स्पेसिफिक करके एक एक चीज का आपका डिनाइल करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई बात बोल रहा है तो उसको पूरा तरीके से आपको पर्टिकुलर एक एक बात को उठा के जो है डिनाइल करना पड़ेगा। देखिए बात कहाँ पे डिफरेंस बनता है यहाँ पे ऑर्डर सब रूल 6 के अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए आपने कोई चीज जो है स्पेसिफिकली डिनाइल नहीं की तो उसको क्या माना जाता है? उसको ये माना जाता है कि वो एडमिटेड है। ठीक है, अब थिंग्स विच इज नॉट डिनाइड दैट प्रिज्यूम टू बी एडमिटेड, तो आपके क्या बन गया? वो आपके अगेंस्ट जो है वो एक आपकी ब्लीडिंग की जो है आपके ही अगेंस्ट हो गई। तो इसलिए जो आपका डिनाइल है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, एक एक बात आपकी जो है डिनाई होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी ने ऐसे बोला कि यू आर माई ब्रदर बट यू आर माई फ्रेंड लाइक अ ब्रदर, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यू आर माई फ्रेंड लाइक अ ब्रदर, तो आपका इसका स्पेसिफिक डिनाइल कैसे करोगे? आप बोलोगे यस, नो, आई एम नॉट योर फ्रेंड नॉर योर ब्रदर। ठीक है, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। ठीक है, आपको दोनों बातें डिनाई करनी पड़ेगी। दो बातें ना, आप मेरे तुम मेरे दोस्त हो और साथ में भाई की तरह, आप दोनों बातें डिनाई करोगे, ना तो तुम मेरे दोस्त हो ना तो तुम मेरे भाई की तरह हो। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिनाई। यही बातें आपको पर्टिकुलरली, अगर देखिए अब मान लीजिए कि अब आपने सपोज मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था कि तुम मेरे दोस्त हो और भाई की तरह हो, मतलब अगर आपने ऐसे लिखा कि यू आर नॉट माई फ्रेंड, सिंपल ऐसे डिनाई कर दिया, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि यू आर ब्रदर, तुम एक भाई की तरह हो। आपने क्योंकि दोनों बातों को डिनाई नहीं किया तो यू हैव टू डिनाई स्पेसिफिकली, दिस इज ऑल अबाउट। नहीं तो कोर्ट क्या प्रिज्यूम करती है? द डिनाइड, अगर कोर्ट को लगता है कि देखिए इसमें फिर ये बातें बनती है कि जिन फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं करते हो, स्पेसिफिकली डिनाई नहीं करते हो, तो कोर्ट उसको ये मान लेता है कि ये एडमिटेड फैक्ट है। ठीक है, पर अगर कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसे पॉइंट है जिनको कि जस्ट एडमिशन पे ही बात नहीं बनती है, तो उसमें कोर्ट क्या बोल सकता है कि प्लेंटिफ को बोलेगा कि आप इसके लिए एविडेंस लाओ, इसको प्रूव करो। ठीक है, तो दिस इज होल स्टोरी ऑफ द स्पेसिफिक डिनाइल, और ये बहुत मैंने लेमैन की लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस किया। तो इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेटअप फॉर काउंटर क्लेम। आपको कोई भी अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो यू कैन आस्क मी।